डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अर्थ एज एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जो अर्थ है, धरती है, इसके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की विभिन्नता है। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर दिस प्लेनेट विद ह्यूमंस। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन के साथ इस प्लेनेट को शेयर किए हुए हैं। अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन। ये जो रोबोट 2.0 है उसका भी मैसेज था कि धरती केवल इंसानों के लिए नहीं है, ये सभी जानवरों के लिए है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाता है कि सभी जीवों को धरती पर रहने के लिए बराबर है जो मौके मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सम डाटा ऑफ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज। कुछ डाटा है हमारे पास जिसके बेस पे हम स्पीसीज कितनी सारी हैं धरती पे वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट, जो चींटियां होती हैं, इसकी 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स। बीटल्स जो कीट होते हैं, खेतों में मिलते हैं, वास्प टाइप के, तो वो लगभग 3 लाख स्पीसीज हैं बीटल्स की। 28,000 जो स्पीसीज हैं वो फिश की हैं, मछलियों की, और 20,000 स्पीसीज हैं वो ऑर्किड। ऑर्किड क्या होते हैं? ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो कि एक्टोफाइट के रूप में उगते हैं। जैसे प्लांट वगैरह हैं, प्लांट की, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, कुछ जो ऑर्किड होते हैं वो मैंगो ट्रीज के ऊपर उगते हैं। इंटरेक्शन, जब हम स्पीसीज इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसकी भी लगभग 20,000 से ज्यादा प्रजातियां धरती पे पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन नाम के सोशियो बायोलॉजिस्ट का मतलब है ये सामाजिक और जो जीव वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस टर्म को यूज किया था। सबसे ज्यादा पॉपुलराइज जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड को किया था वो एडवर्ड विल्सन ने किया था। डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग पाया जाना, विविधता, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल बट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आता है, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। तो जो अलग अलग लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। टाइप क्या है? सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। जो जीन होते हैं क्रोमोसोम से बने होते हैं, तो क्रोमोसोम में बने होते हैं काफी सारे जो करेक्टर्स को निर्धारित करते हैं विद इन ए सिंगल स्पीसीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो एक ही स्पीसीज के अंदर जो जीन का अलग अलग पाया जाना, उसके डिस्ट्रीब्यूशनल का मतलब वो कहाँ कहाँ पे जो स्पीसीज रहती है। तो अलग अलग एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीन पाए जाते हैं, तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मेडिसिनल प्लांट है राउ वोल्फिया वोमिटोरिया, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। तो हिमालय की जो अलग अलग चोटियां हैं, तो उनके अंदर ये प्लांट है, इसकी अलग अलग जो जीन है वो पाए जाते हैं। स्पीसीज एक ही है, जीन बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। तो जो राइस है, इंडिया के अंदर 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स का मतलब है अलग अलग हमने उनकी किस्में तैयार कर रखी हैं। जो हम मार्केट के अंदर काफी सारे जो बीज देखते हैं वो अलग अलग, एक ही फसल के अलग अलग वो बीज देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होती हैं? स्ट्रेन्स होती हैं। और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो, जो आम है, आम की भी 1,000 से ज्यादा जो वैरायटीज हैं वो देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो ये क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। तो जब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं जीन्स के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। जो हमारे इंडिया का जो पोर्शन इसे ओशियन से लगता है, हिंद महासागर से लगता है,
तो वहाँ पे जो पूर्वी साइड में जो हमारा कोस्टल रीजन है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो पश्चिमी साइड में है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, किसके कंपैरिजन में, जो ईस्टर्न घाट है उसके कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम जो हमने एक पिछला चैप्टर भी डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी हमने ये अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं। तो वहाँ पे जो उस लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अलग अलग कम्युनिटीज की, तो उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, इंडिया हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन एक जगह का नाम है ये, और वहाँ पे जो देश हैं, जैसे नॉर्वे देश है, वहाँ से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है। कौन सी? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो इसके अंदर हम बनानास देख सकते हैं, इसमें अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। स्पीसीज एक ही है, जीन इसके अलग अलग हैं। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज पाई जाती हैं एक ही जीनस की, तो उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज का पाया जाना। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या जाता है, इकोसिस्टम भी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेवल है डाइवर्सिटी का, और सबसे छोटा लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद है, हम एक और पिक से देख सकते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है फीसीज की अलग अलग, एक ही स्पीसीज के अंदर फीसीज का अलग अलग जीन का पाया जाना। और स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना, जो फीसीज की अलग अलग स्पीसीज हैं। और कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है जो अलग अलग जीव पाए जाते हैं, पूरे जो स्पीसीज के अलावा भी काफी सारे जो जीव पाए जाते हैं, या फिर अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, वो कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाती हैं। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितने प्रकार की जो जैव विविधता है, मतलब खासकर जो स्पीसीज हैं वो कितनी ज्यादा पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एक संस्था है ये, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जो कि सारा डाटा रखती है कि कितने प्रकार के जो जीव हैं वो धरती पे पाए जाते हैं। तो 2004 के अंदर ये आंकड़ा दिया था, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्कवर्ड आर मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख की जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो प्लांट और एनिमल की अभी तक खोजी जा चुकी हैं। स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो टेम्परेट रीजन में हमने ज्यादा स्पीसीज को खोजा है, इन्वेंटरी मतलब इन्वेंशंस, किसके कंपैरिजन में? ट्रॉपिकल कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज वो हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में आती हैं, तो उनमें जो बहुत ज्यादा टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जबकि टेम्परेट में तो कम ही पाई जाती है। और अभी तक तो हमने टेम्परेट की ही ज्यादातर बायोडाइवर्सिटीज है उनको खोजा है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। जो हमने टोटल जितनी भी स्पीसीज खोजी हैं उसमें से 70% जो स्पीसीज हमने रिकॉर्ड की हैं वो एनिमल्स की हैं, जबकि प्लांट कंप्रोमाइजिंग नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। और जबकि टोटल का केवल 22% ही प्लांट स्पीसीज बनाती हैं, और जो बच गया है 8% के आसपास, वो क्या है? माइक्रोब्स की अलग अलग स्पीसीज हैं। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। और एनिमल्स में भी जो इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोडा है, वो सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है इसका, एनिमल किंगडम का। और सबसे ज्यादा स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप इसी को बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज इसी की पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो 70% है, जो एनिमल का भी 70% जो स्पीसीज हैं वो किसकी पाई जाती हैं? इंसेक्ट की। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो फंजाई होती हैं, कवक जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी भी इतनी स्पीसीज पाई जाती हैं। यदि हम फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये क्लास के जितनी भी अलग अलग स्पीसीज हैं, इनको सबको जोड़ दें तो फंजाई की स्पीसीज इनसे भी ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्पीसीज नंबर। तो इतनी सारी जो स्पीसीज हैं इनका हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं? एक एक स्पीसीज को तो काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सारी की सारी जो स्पीसीज हैं धरती पे, उनका कैसे काउंट, उनका अंदाजा कैसे लगाते हैं? बायोलॉजिस्ट मेक ए स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस टू एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो ज्यादातर जो स्पीसीज हैं वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, जैव वैज्ञानिक, वो क्या करते हैं कि आंकड़े तैयार करते हैं, और आंकड़ों का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं
किस किस के बीच में, टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस के बीच में। और उसी से वो आइडिया लगा लेते हैं कि हमने इतने एरिया में इतनी स्पीशीज खोजी हैं तो पूरे अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज हो सकती हैं। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, व्हाइल साइंटिफिक एस्टिमेट्स बाय रॉबर्ट में प्लेस अबाउट 7 मिलियन। तो जो रफ एस्टिमेट है वो क्या बताता है कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज भी हो सकती हैं, जबकि हमने रिकॉर्डेड केवल 1.5 मिलियन ही की हैं। 20 मिलियन का मतलब है 2 करोड़ और 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़। 2 से 5 करोड़ जो स्पीशीज हैं वो अर्थ के ऊपर एक एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो रियलिस्टिक वैल्यू है एक साइंटिस्ट ने बताया है, रॉबर्ट मे ने, उन्होंने केवल कितना बताया, 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, मतलब 70 लाख स्पीशीज हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं अर्थ के ऊपर। Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under a laboratory condition। जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हम उन्हीं को ज़्यादा स्टडी करते हैं जो कि लैब में हम तैयार कर सकें। और ऐसे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उनको तो हम इस तरीके से नहीं पता कर सकते। और जो कन्वेंशनल है, पुराने पारंपरिक तरीके हैं जिससे हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, अलग अलग स्पीशीज की काउंटिंग करते हैं, तो वो माइक्रोब्स के केस में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स ऐसे नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into the millions। यदि हम बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे स्टडी करते हैं और वहाँ से स्पीशीज का जो नंबर काउंट करके देखते हैं, तो जो डाइवर्सिटी है वो इन्हीं के अंदर ही मिलियंस के संख्या में जा सकती है। जो माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, केवल इन्हीं की जो स्पीशीज के अलग अलग संख्या जो मिलियंस के नंबर में पहुंच सकती है, लाखों की संख्या में तो माइक्रोब्स की जो स्पीशीज है वो हो सकती हैं। उसके बाद है जो हमने स्पीशीज एक अलग अलग टाइप की देखी हैं अर्थ के ऊपर, तो उनमें हम देख सकते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, तो उनमें इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा जो जगह घेरे हुए है। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं इनवर्टिब्रेट्स में वो इंसेक्ट की पाई जाती हैं, और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फीसीज की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो इतनी ही फीसीज की हैं और इतनी ही बाकी जितने मेंबर बच गए, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये अलग अलग क्लास हैं वर्टिब्रेट्स की। और एनिमल्स में भी यदि पूरे एनिमल्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। प्लांट में यदि बात करें, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जबकि जो फरन्स हैं, मोसिज हैं, एल्गी हैं, लाइकन्स हैं, तो ये बहुत ही इतने ज़्यादा नंबर में नहीं पाई जाती। एल्गी फिर भी अच्छी खासी नंबर में प्रेजेंट है, इनकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा नंबर में है, बाकी तो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से एक हम पाई चार्ट से आइडिया लगा सकते हैं कि किस क्लास की या किस ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर। उसके बाद है स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने प्रकार की जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। जो संसार की पूरी धरती है उसका भारत के पास 2.4% एरिया ही है, क्षेत्रफल ही है। इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 8.1%। मतलब जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर उसका इंडिया 8.1% बनाता है। इट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। और इसकी वजह से जो 12 सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ली हुई कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया का भी एक नाम आता है। नियरली 45,000 species of plants and twice as many of animals has been recorded from India। इंडिया से 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की खोजी जा चुकी हैं, और जबकि इसका दुगना मतलब 90,000 स्पीशीज है वो एनिमल्स की रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट, जो रॉबर्ट में है, जो कि रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं अलग अलग स्पीशीज नंबर की, तो वो उनका क्या मानना है, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। इंडिया के अंदर अभी तक हमने केवल 22% स्पीशीज को ही खोजा है, और जो लगभग 78% स्पीशीज है अभी भी अनडिस्कवर्ड है इंडिया के अंदर ही। While more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। तो वही बात आ गई, लगभग 1 लाख स्पीशीज प्लांट की ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं खोजी हैं,
और 3 लाख जो एनिमल स्पीशीज हैं जो अभी तक खोजे बगैर रह रही हैं, उनको फ्यूचर में डिस्कवर किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। डिफिकल्टीज इन स्पीशीज नंबर काउंटिंग, जो स्पीशीज का हम नंबर काउंट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इमेंस ट्रेंड मैन पावर, टैक्सोनोमिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं लोग वो ऐसे नहीं जो कि नॉर्मल बस बोझा उठाने वाले हों, टैक्सोनोमिस्ट होने चाहिए, मतलब जो प्लांट्स की जानकारी रखते हों, अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हों। और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये फील्ड स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। हमको बिल्कुल फील्ड में जा जाके बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। तो बहुत सारा जो फ्रैक्शन है, बहुत सारी जो हिस्सा है जो स्पीसीज नहीं खोजी जा चुकी है अभी तक, वो तो खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। मतलब जैसे ही हम उनको खोजें क्या पता उससे पहले ही वो खत्म हो जाएं। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटालॉग टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर। तो ये कहावत कह रखी है, इसके अंदर क्या कह रखा है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, जो नेचर की जो अलग अलग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज हैं, वो एक एक बुक मान सकते हैं। और पूरी लाइब्रेरी को खोजने से पहले ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो कि जल रही हैं, बर्निंग हो रही है, इसका मतलब वो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। बिफोर वी कैटालॉग्ड, कैटालॉग्ड का मतलब होता है उनको एक एक आंकड़े वाइज उनको इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना उनका। और कैटालॉग टाइटल का मतलब है जब तक हम सारी बुक्स के टाइटल खोजेंगे तब तक तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो जल चुकी होंगी, मतलब बहुत सारी स्पीशीज हैं खोजने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। उसके बाद है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, जो जैव विविधता है उसका जो पैटर्न है वो किस किस कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, कहाँ पे कम प्रेजेंट है, कैसे वो ग्रेडियंट फॉलो होता है, तो हम देखेंगे। पहले है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल का मतलब होता है अक्षांशीय, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड में जाना, मतलब कम से ज्यादा की तरफ या फिर ज्यादा से कम की तरफ। ग्रेडियंट का मतलब ऐसे ज्यादा से कम की तरफ ही होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यदि हम जो भूमध्य रेखा है उससे पोल की तरफ, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, बीच से अर्थ के बीच से, मतलब दोनों किनारों की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो जो ट्रॉपिक्स का मतलब है जो एक सांस रेखाएं हैं, कौन सी, जो कि भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र है जिसके अंदर जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल दोनों साइड में इक्वल इक्वल है, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है, तो उस रीजन में बहुत ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, उसी को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और जो टेम्परेट और पोलर एरियाज हैं उनसे ज्यादा तो इसी एरिया के अंदर जो स्पीसीज है, जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी है, वो पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। जो कोलंबिया देश है वो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, जिसकी वजह से वहां पे 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की पाई जाती हैं। इंडिया के पास भी, इंडिया भी भूमध्य रेखा के आसपास ही है, तो उसके अंदर भी लगभग 1200 स्पीशीज हैं वो बर्ड्स की, पक्षियों की पाई जाती हैं। वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ एज 105 स्पीशीज, मतलब जो न्यूयॉर्क देश है, न्यूयॉर्क, और वो 41 डिग्री नॉर्थ की साइड में प्रेजेंट है, मतलब जो इक्वेटर लाइन है उससे काफी दूर है, जिसकी वजह से वहां पे 105 स्पीसीज ही बर्ड्स की पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये 71 डिग्री नॉर्थ में चला गया है, इसके पास केवल 56 स्पीसीज हैं। ए फॉरेस्ट इन इक्वेटर इक्वाडोर हैज 10x, मतलब 10 टाइम्स स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। इक्वाडोर का मतलब है इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है, किसका, यूएसए का, तो वो लगभग 10 गुना ज्यादा स्पीसीज को लिए हुए है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फिलोएम पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो यूएसए के इक्वाडोर रीजन के अंदर कितने हैं, 10 गुना ज्यादा हैं, किसके कंपैरिजन में, मिडवेस्ट का मतलब ये भी एरिया है यूएसए का जो कि पोल्स की तरफ चला जाता है, तो वहां से तो हम देख सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है।
अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और वहाँ पे हम स्पीसीज देख सकते हैं कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मतलब 40,000 से ज़्यादा स्पीसीज प्लांट्स की हैं, 3,000 से ज़्यादा स्पीसीज फिश की हैं वहाँ पे, 1300 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 427 स्पीसीज मैमल्स की हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, 427 ही एम्फीबियंस की हैं जो कि दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया, सैलमेंडर हो गया, 378 जो स्पीसीज हैं वो रेप्टाइल्स की हैं, और मोर देन 1.25 मतलब 1.25 लाख जो स्पीसीज हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की वहाँ पे पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है पूरी अर्थ के ऊपर वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज को लिए हुए हैं, और इन्हीं को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर को यही शुद्ध करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स की स्पीसीज वहीं पे पाई जाती हैं। Scientists estimated that at least 2 million insect species waiting to be discovered and named in these rainforest। इन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है इसके अंदर लगभग 2 मिलियन का मतलब 20 लाख स्पीसीज हैं इंसेक्ट की, अकेले इंसेक्ट की खोजने का वेट कर रही है, मतलब अभी तक हमने उनको खोजा नहीं है, क्योंकि बहुत गहरे जंगल होते हैं ये, और इतना ज़्यादा यदि हम अंदर चले जाते हैं तो सारी टेक्नोलॉजियों फेल हो जाती हैं, ठीक ढंग से हम अपने मतलब उनके अपने जो दूसरा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं। तो हायर टू हायर टेक्नोलॉजी जब हम विकसित कर लेंगे तब हो सकता है ये अलग अलग स्पीसीज है उनको खोज लें। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कैसे कर रहे हैं। जैसे बीचों बीच जो लाइन जाती हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो जो ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, तो जो डाइवर्सिटी है मतलब जो जैव विविधता है वो कम होती चली जाती है, कम नंबर ऑफ स्पीसीज है वहाँ पे पाई जाएंगी। और यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच जाती है, पूरा वर्ल्ड का मैप है ये, और इसके अंदर हम देख सकते हैं जहाँ पे ये डार्क एरियाज हैं वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती हैं, और जबकि देख सकते हैं पोल्स की तरफ है स्पीसीज बिल्कुल न के बराबर है। तो जो डार्क एरिया किया हुआ जो लाइटेड पोर्शन है जो थोड़ा सा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो अमेजन फॉरेस्ट है वो इस एरिया में प्रेजेंट है अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर। उसके बाद है बर्ड नॉन ब्रीडिंग रेंजेज। तो जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं वो यहाँ पे दिखा रखी हैं, केवल बर्ड्स की ये ओवरऑल स्पीसीज हैं, जिसमें एक जो नंबर है उसके लिए ब्लू कलर है, और जबकि 677 मतलब 677 जो स्पीसीज हैं उसके लिए थोड़ा सा डार्क एरिया है। तो डार्क एरिया भी हम देख सकते हैं, जो बर्ड्स का डार्क एरिया जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो भी इक्वेटर के आसपास ही होता है, भूमध्य रेखा के आसपास चाहे किसी भी चीज की स्पीसीज हो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अलग साइड में चले जाते हैं तो वो स्पीसीज का नंबर भी घटता रहता है। उसके बाद है हाइपोथेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो ये बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है, जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर ज्यादा पाया जाना और पोल्स की तरफ कम पाया जाना, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा है, टेम्परेट रीजन में कम है। तो इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ काल्पनिक बातें दी गई हैं जो कि थोड़ी सी सही भी साबित होती हैं। जैसे सबसे पहले स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है? नई नई स्पेसीज का बनना। ये किसका? एक फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम का ही एक फंक्शन होता है, समय का ही कार्य होता है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो सूरज की लाइट है वो सीधी गिरती है, वहाँ पे कोई सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली। इवोल्यूशन वाइज भी देखे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों सालों तक वो एरिया अनडिस्टर्ब रहता है। एंड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी वजह से यदि कोई भी चीज़ ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो उसकी वजह से नई नई स्पीसीज हैं वो ज़्यादा वहाँ पे पनपती रहती हैं, और स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है नई नई स्पीसीज हैं वो फैलती रहती हैं, स्पेसिएशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहला रीज़न क्या बताया गया है? एरिया का अनडिस्टर्ब्ड रहना, मतलब उसको कोई भी ज़्यादातर जो मैन मेड फैक्टर हैं, कोई भी कैलामेटिक फैक्टर हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नई नई जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे पनपती रहती है, नए नए प्लांट्स हैं वो बनते रहते हैं। सीजनलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ट्रॉपिक एनवायरनमेंट्स आर लेस सीजनल, वही बात जो ऊपर डिस्कस की थी कि वहाँ पे ज़्यादा ऋतुएं नहीं आती हैं, कि गर्मी की ऋतु आ गई फिर सर्दी आ गई फिर रेनी सीजन आ गया फिर पतझड़ ऋतु, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, ज़्यादा स्थिरता वहाँ पे पाई जाती है सीजन की।
एंड प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रेडिक्टेबल रहता है, ये नहीं बोल सकते गर्मी ज़्यादा होगी सर्दी ज़्यादा होगी, तो वो एक जैसा सा रहता है, जिसकी वजह से प्रोमोटिंग निक स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से जो निके हैं, निके मतलब जो एक फंक्शनल रोल होता है किसी भी एनिमल का अपने एनवायरनमेंट के प्रति, और वो कैसे प्ले करता है जैसे उसको एनवायरनमेंट से कंडीशन मिल रही है, उस बेस पे उसका जो निक स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं उसमें, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो अपने एनवायरनमेंट में रहता है और अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो भी उसका रोल है फंक्शनल रोल वो प्ले करता है, और जिसकी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इस एरिया में पाई जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, जो सूर्य की किरणें हैं वो मध्य रेखा है वहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मोर सोलर एनर्जी रहती है ट्रॉपिक्स रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, और ज़्यादा सोलर एनर्जी है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पे हाइयर मिलेगी, और इंडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, और ज़्यादा यदि प्रोडक्टिविटी है, ज़्यादा खाना मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्पीशीज हैं उनके लिए रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे और ज़्यादा स्पीशीज वहाँ पे पनपेगी। तो ये तीन जो हाइपोथेसिस है वो पूछ ली जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जिसके बेस पे हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो निर्धारित करते हैं, तो इनकी हम दो दो पॉइंट है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी क्या है, एक पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को निर्धारित करने में एक रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर हैं, मतलब जो प्रकृति की विशेषज्ञ है, और जियोग्राफर का मतलब है जो अर्थ की अलग अलग जो कंडीशन होती है उसकी जानकारी रखते हैं, भूगोल शास्त्री बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट, तो यदि हम किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में स्पीसीज रिचनेस को देखते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम उसको एरिया ज़्यादा फैलने के लिए देते रहेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा नहीं है कि नई नई स्पीसीज वो बढ़ती रहती हैं। Relation between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola, और जब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं मैथ के अंदर, जब अलग अलग ग्राफ बनते हैं तो उसके अंदर हाइपरबोला उस कंडीशन को बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बनती है किसकी, ग्राफ की, और जो स्पीसीज रिचनेस और किसके बीच में, जो एरिया के बीच में यदि बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगारिथम स्केल के ऊपर यदि देखें तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इस इक्वेशन को, log s इक्वल टू log c प्लस में z log a, तो यहाँ पे जो s है वो स्पीशीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्पीशीज हैं, a एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो z है वो स्लोप बताएगा लाइन का, जो ग्राफ में जो स्लोप एक ढलान सी होती है, जो ग्राफ नीचे की तरफ गिरता है या ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसको स्लोप बोला जाता है, और c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जो बनता है वो y एक्सिस पे कहाँ पे काटता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और वैल्यू ऑफ जेड लाइन्स इन रेंज ऑफ द, तो इसका हम एक पिक भी देख लेते हैं साथ में ही, तो यहाँ पे हम जो ग्राफ है उसको देख सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस एक साइड में एरिया है, तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, एक कर्व्ड बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस इक्वल टू सी ए, और इसकी पावर है जेड, तो सी ए जेड स्केयर नहीं है, मतलब सी ए मतलब जो पावर है जेड, जेड पावर में चला जाता है, और इसी को जब हम लोगारिथम उसमें लेके जाएंगे तो इसी को लोगारिथम टेबल उसमें बदलेंगे लोगारिथम फॉर्म में, तो log s और log c प्लस में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो log a वो हमारा पीछे रह जाता है, और बीच में जो प्लस का निशान वो किसकी वजह से है, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स को जब log में बदलते हैं तो पॉजिटिव निशान आ जाता है। तो और यदि इसी को एक हाइपरबोला को हमको स्ट्रेट लाइन में बदलना है, लीनियर इक्वेशन लेनी है, तो उससे हम जो लोगेस्टिक log स्केल के ऊपर जो ये लाइन है वो बिल्कुल सीधी मिलती है। तो यहाँ पे जो z है, z क्या था, स्लोप है, स्लोप की वैल्यू 0.1 से लेके 0.2 तक रहती है, रिगार्डलेस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे रिगार्डलेस वर्ड था, तो रिगार्डलेस क्या है, मतलब कोई भी टैक्सोनॉमी ग्रुप हो किसी भी रीजन में तो उसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 ही रहेगी। स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर अमंग वेरी रेंज लार्ज एरिया, जितना ज़्यादा एरिया हम लेंगे उस केस में जो स्लोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, स्टीपर का मतलब है एकदम खड़ा स्लोप देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम बोले ये जो नॉर्मल स्लोप है, लेकिन जैसे ही एकदम से जो स्लोप है वो हमने सीधा खड़ा कर दिया एकदम से, तो वो स्टीपर बोलेंगे, और वहाँ पे जेड की वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलेगी, जैसे 0.6 से 1.2 तक रहेगी। एग्जाम्पल है जैसे फ्रूगीवोर्स, फ्रूगीवोर्स का मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स फल खाते हैं, और जो मैमल्स हैं किसी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर
अलग अलग कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं, तो उनका जो स्लोप है वो 1.15 तक भी जा सकता है। वैसे तो जो रेंज है 0.1 से 0.2 रहती है, लेकिन जो अलग अलग जो कुछ बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, कि इसके अंदर खासकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहीं पे इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, जबकि जैसे जैसे हम पोलर रीजन में चले जाएंगे तो ये वैल्यू है पॉइंटों में आ जाती है, मतलब 0 पॉइंट कुछ में रहेगी, मतलब कम वैल्यू होती है। तो जो जेड से भी हम जो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है उसको निर्धारित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी से, communities with more species tend to be more stable than those with less species। तो वो कम्युनिटीज जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाई जाएंगी, स्टेबिलिटी है वहाँ पे बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है तो स्पीसीज जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। रिच बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। तो यदि इंसान को यदि धरती पे लंबे टाइम तक रहना है तो उसके लिए इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी का बना रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो इकोसिस्टम हमारा हेल्थी होएगा और सर्वाइवल है वो मैन का ज़्यादा लंबे टाइम तक हो सकता है। स्टेबल कम्युनिटी क्या होती हैं? शुड नॉट शो टू मच वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो कि जो साल दर साल ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं दिखाती हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी जो उनकी पहले है तो वो उतनी बनी रहती हैं, बरकरार रहती हैं। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस नेचुरल और मैन मेड एंड इन्वेजन बाय द एलियन स्पीसीज। तो ये रेजिस्टेंस भी शो करती है, मतलब जो अलग अलग नेचुरल और मैन मेड कुछ आपदाएं होती हैं, डिस्टर्बेंस होती हैं जो कि इस प्रोडक्टिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके प्रति भी ये प्रतिरोध है वो दिखाती है, मतलब ये उनसे कम नहीं होती हैं। और साथ में जो कुछ एलियन स्पीशीज हैं, जब वो इन्वेंशन कर जाती हैं, कहीं पे घुसपैठ कर जाती हैं, तो वो भी कई बार इस स्टेबिलिटी को मतलब खोने की कोशिश करती है, लेकिन जो स्टेबल कम्युनिटी है वो क्या करती हैं, इसको बरकरार रखने में मतलब अपने आप को सही साबित करती हैं। डेविड टिलमैन फाउंड दैट, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च में क्या पाया? प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। तो इन्होंने बिल्कुल डाटा वाइज एक जो रिसर्च है वो तैयार की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि जितनी ज़्यादा स्पीसीज होती हैं उनमें ईयर टू ईयर वेरिएशन है जो वो बहुत कम देखने को मिलती है। टोटल बायोमास है वो एक जैसा बरकरार बना रहता है। इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। और ये भी बात है कि यदि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना है वहाँ पे तैयार होएगा, ज़्यादा खाना तैयार होएगा तो अलग अलग जो स्पीसीज है वहाँ पे पनपेंगी और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती है। उसके बाद है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। तो ये क्या कहती हैं? गिवन बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट, स्टैनफोर्ड जगह के एक इकोलॉजिस्ट हैं जो इनका नाम है पॉल हेरलिच। तो इन्होंने क्या बताया? इन एन एरोप्लेन, मतलब एक एरोप्लेन में, एरोप्लेन को हम एक इकोसिस्टम समझ सकते हैं। ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग द थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं, जो नट एंड बोल्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एरोप्लेन के अलग अलग भाग को जोड़ने का काम करते हैं। तो इकोसिस्टम को भी हम ऐसे समझ सकते हैं, इकोसिस्टम में जो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं तो वो क्या है, एक रिवेट्स का काम करती हैं, छोटे छोटे नट एंड बोल्ट का काम करती हैं। If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct। यदि हर एक पैसेंजर जो एरोप्लेन में सफर करता है तो वो आए और पॉपिंग ए रिवेट का मतलब है हर एक, मतलब जो रिवेट है जो कि नट एंड बोल्ट है उनको निकाल के घर ले जाना शुरू करें, तो उससे क्या होएगा, आराम आराम से जो नट है, जो नट एंड बोल्ट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वही है एक इकोसिस्टम में भी यदि हम एक एक स्पीसीज को खत्म करना स्टार्ट करें, काजिंग स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, तो इससे क्या होएगा? इनिशियली इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। शुरुआत में तो एक दो नट बोल्ट से कम होने से तो फ्लाइट सेफ्टी को तो कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब इकोसिस्टम को भी एक दो स्पीसीज खत्म होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो नट एंड बोल्ट हैं वो हम उसमें से निकालते रहेंगे, जो अलग अलग पोर्शन को जोड़ते हैं, कोई पंख को जोड़ रहा है, कोई अलग अलग जो इंजन है उसको जोड़ रहा है, तो प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आराम आराम से क्या होगा, जो जहाज है वो बहुत ज़्यादा वीक होता रहेगा। डेंजरसली का मतलब है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि हवा में उड़ रहा है, और उसी वजह से वो डैमेज बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। सेम बात है इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो यदि खत्म होती जाएं तो खत्म बिल्कुल
इकोसिस्टम यदि खत्म हो जाएगा तो सारी चीजें हैं, प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। फर्दर मोर लॉस ऑफ रिवर्ट्स ऑन द विंग्स, और यदि हम विंग्स से रिवर्ट्स को निकालना शुरू कर दें, नट एंड बोल्ट को निकालना शुरू कर दें, विंग्स का मतलब यहाँ पे की स्पीसीज इकोसिस्टम के बेस पे, इज मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी। तो यदि हम विंग्स से जो रिवेट्स हैं उनको निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सीरियस थ्रेट हो सकता है, बहुत डरावनी एक वहां पे कंडीशन देखने को मिल सकती है फ्लाइट सेफ्टी के अंदर। और कुछ ऐसी ही स्पीसीज इकोसिस्टम में भी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और यदि ऐसी स्पीसीज को हम वहां से खत्म कर देते हैं, उनकी वजह से जो इकोसिस्टम है पूरा ही हड़बड़ा जाता है, मतलब पूरी वहां पे कंडीशन है वो चेंज हो सकती है। देन लॉस ऑफ ए फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन्स, मतलब वही है कि यदि हम विंग्स से कुछ रिवेट्स को हटाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स है, यदि हम सीट वगैरह विंडोज वगैरह से नट वगैरह हटाते हैं तो हो सकता है उनसे इतना ज्यादा नुकसान ना हो जितना इन विंग्स से हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको यदि खत्म हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं यदि वो खत्म हो जाती हैं तो पूरा ही सिस्टम है जो वो डैमेज हो सकता है। तो बहुत ही की स्पीसीज बोलते हैं उनको, मुख्य स्पीसीज होती हैं वो। उसके बाद हम देख सकते हैं पिक से, ये है पॉल एलरिच, और इन्होंने क्या बताया था, जो एरोप्लेन होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे नट एंड बोल्ट लगे होते हैं ये, तो रिवेट क्या है वो स्पीशीज के साथ कंपैरिजन कर रखी है, फ्लाइट क्या है इकोसिस्टम है, और विंग रिवेट्स क्या है की स्पीशीज है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो एरोप्लेन है वो एक इकोसिस्टम का काम, इकोसिस्टम को कंपैरिजन कर रहे हैं हम, और जो अलग अलग स्पीशीज हैं वो क्या है, अलग अलग टाइप के नट एंड बोल्ट हैं। जो नट एंड बोल्ट लगे होते हैं जहाज के अंदर वही पूरे के पूरे जहाज को एकजुट करके रखते हैं, और यदि हम एक एक नट को बोल्ट को निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होएगा, जो हवाई जहाज है वो इनस्टेबल होके गिर सकता है, और यदि विंग से हम हटाएं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये विंग्स हमारे इकोसिस्टम में क्या शो करती हैं, की स्पीसीज, यदि की स्पीसीज को हटा दिया जाए तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, कोई भी जीव वहां पे रहने लायक नहीं रह पाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो जैव विविधता है वो कैसे कम होती जा रही है, कैसे उसका खात्मा होता जा रहा है। बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान है इसकी अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियों की वजह से जो आज हमारा जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, जो हमारा जैव संपदा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी है हमारे प्लेनेट की, वो लगातार कम होती जा रही है। ह्यूमन colonization of tropical Pacific islands led to extinction of more than 2000 species of native birds। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ह्यूमन ने, जब से उसने ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, मतलब इस जगह का नाम है जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रशांत महासागर के अलग अलग महाद्वीप हैं, अलग अलग जो टापू हैं, आइलैंड को टापू बोलते हैं, तो वहां पे जब से वहां पे रहना शुरू किया इंसानों ने, तो वहां पे नेटिव जो स्थानीय बर्ड्स की लगभग 2000 स्पीशीज है वो खत्म हो चुकी हैं। IUCN क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, अलग अलग स्पीसीज का डाटा इसके पास होता है। तो उन्होंने रेड लिस्ट, मतलब एक नाम है रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट, रेड डाटा बुक भी बोलते हैं, तो उसके अंदर 784 स्पीसीज को खत्म होने का एक जो प्रूफ है वो दिया है, मतलब वो अपनी फैक्ट को मान्य है। और ये स्पीसीज कितने टाइम में खत्म हुई है, पिछले 500 सालों में ये स्पीसीज 784 स्पीसीज है वो खत्म हुई है, और ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है, और ज्यादा हो सकता है इससे ज्यादा भी स्पीसीज हैं वो खत्म हो चुकी हों। और इन 784 स्पीसीज में 338 हैं वो वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 है जो 359 वो इनवर्टिब्रेट्स की है, और 87 किसकी हैं, प्लांट्स की हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं कुछ स्पीसीज के, जैसे डोडो पक्षी है ये, जो कि मेरूटिस जगह से गायब हो चुका है, जगह का नाम है ही, और क्वागा अफ्रीका से गायब हो चुका है, थाइलेसियन ऑस्ट्रेलिया से, सेटलर सी काऊ रसिया से, और 3 सब स्पीशीज टाइगर की, बाली जावन एंड कैस्पियन, ये विलुप्त हो चुकी हैं, ये अभी धरती पे बिल्कुल मिलती नहीं है। लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस्ड डिसअपीयरिंग ऑफ 27 स्पीशीज, केवल पिछले 20 सालों में ही अलग अलग जानवरों की 27 स्पीशीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन, और जो कुछ ग्रुप्स हैं एम्फीबियंस जैसे जीवों के, जो मेंढक वगैरह हैं, सैलमेंडर वगैरह हैं, उनकी स्पीशीज ज्यादा वनरेबल का मतलब ज्यादा संभावित है किसके, एक्सटिंक्शन के, उनके उन्मूलन के, मतलब वो खत्म होती जा रही हैं। मोर देन 50 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड फेसिंग थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन, 15,000 जो 15,500 स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में, वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब है
खत्म होने के कगार पे हैं। इन विच 12% ऑफ बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ एम्फीबियंस एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जो ये 15,000 15,500 स्पीसीज हैं, इनमें से 12% स्पीसीज बर्ड्स की हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, मतलब जिनको खतरा है, जल्दी जल्दी खत्म हो सकते हैं। 23% मैमल्स की है, 32% एम्फीबियंस की हैं, जिसमें मेंढक, रेप्टाइल्स, मेंढक और जो सैलमेंडर आते हैं, जो कि पानी और जल दोनों, पानी और जो स्थल दोनों पर रह सकते हैं। और 31% है जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जो नेकेड सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद है, जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारे वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो एक लंग्स शेप में दिखा रखे हैं ये। तो क्या है ये? हमारे अर्थ को एक लंग्स का काम करते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में लंग्स की इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, वो पूरी धरती के लंग्स होते हैं। और जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे देख सकते हैं कितनी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे मछलियों की, खासकर जो अलग अलग स्पीसीज हैं जिनको इकोनॉमिक पर्पज के लिए जो इंसान है वो पकड़ते हैं समुद्रों से, और जिसकी वजह से इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। और ये हैं वो जो हमने जानवर के एग्जांपल देखे, जैसे डोडो है, रैपिस कैलकुलेटिस, इनके साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में दे रखे हैं। मैमो है, ये भी बर्ड है। पैसेंजर पिजन है, ये कबूतर की प्रजाति है। और टैस्मेनियन वोल्फ है। और ड्राइविंग ऑफ द बर्ड्स एंड अंडर टू शो डिटेल। तो अलग अलग, मतलब ये ड्राइंग्स हैं, रियलिस्टिक पिक नहीं है। तो हमने पुराने इनके जो डाटा है उनके बेस पे ड्राइंग बनाई हुई है, रियल तो पिक इनकी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से उनका कारण क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज के ये एग्जाम्पल हैं। उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आज हम क्या सिनेरियो देख पा रहे हैं हमारी नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस का, और बायोडाइवर्सिटी लॉस यदि होती जा रही है तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। 5 episode of mass extinction of species occurred in history. 6th extinction presently in progress. तो जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन में 5 एक्सटिंक्शन, मतलब मास एक्सटिंक्शन माना जाता है, मतलब बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा जो स्पीसीज हैं वो खत्म हुई हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। और जो 6th एक्सटिंक्शन है वो माना जा रहा है कि वो भी प्रोग्रेस में है, विच इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स। जो कि पहले जो भी हमने देखा है एक्सटिंक्शन, उनको बहुत टाइम लग गया है होने में, मतलब बहुत टाइम के बाद ही वो एक्सटिंक्शन हुए हैं। लेकिन यदि हम ह्यूमंस की एक्टिविटी को देखें, जिस तरीके से इंसान फैलता जा रहा है धरती के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो उससे ये देखा जा रहा है कि 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्टर एक्सटिंक्शन है वो हो सकता है पुराने वाले एक्सटिंक्शन से, ड्यू टू विच हाफ ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। जिससे क्या होगा, आने वाले 100 सालों में आधी से ज्यादा जो स्पीसीज है धरती की वो खत्म हो सकती हैं। वाइप्ड आउट का मतलब बिल्कुल सफाया हो सकता है उनका। और इसी के कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस के? तो इन डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, जिससे क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रोट। तो जो भी अलग अलग नेचुरल कैलामाइट्स आती हैं, आपदाएं आती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वैसे तो फॉरेस्ट होते हैं वो ड्रोट वगैरह, सूखा वगैरह है, फ्लड वगैरह है, उनको नहीं आने देते। लेकिन एक बार यदि फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं, प्लांट्स की स्पीसीज खत्म हो जाती हैं, तो ये आपदाएं बार बार आएंगी। अकाल पड़ना है, भूखमरी वगैरह है, तो ये बहुत बार, मतलब ये सीजनल हो जाएंगी, ये मतलब फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, बार बार आएंगी। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी आएगी, मतलब इकोसिस्टम कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा वो, और जिसकी वजह से प्लांट प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। वाटर यूज है वो प्लांट के द्वारा कम होएगा, तो वाटर साइकिल में भी प्रॉब्लम आएगी। और पेस्ट एंड डिजीज साइकिल है, मतलब जो अलग अलग बीमारियों के जो साइकिल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वेरिएबिलिटी है वो उस इकोसिस्टम में देखने को मिल सकती है यदि हम अलग अलग स्पीसीज को खत्म करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट हैं उनको दूसरी स्पीसीज खाती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार से बीमारियां हैं, बहुत सारी स्पीसीज है, बीमारियों को कंट्रोल करके रखती हैं। यदि हम उन स्पीसीज को खत्म कर दे तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। तो बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। उसके बाद काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो होता जा रहा है। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान ही सबसे बड़ा एक कारण बना हुआ है स्पीसीज के एक्सटिंक्शन होने का।
एसिलेट का मतलब उसने स्पीड अप कर दिया है। जो रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन है, मतलब स्पीसीज का खत्म होने की जो एक स्पीड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। 4 मेजर काजेज हैं जिसको द एविल क्वार्टेट क्वार्टेट बोला जाता है। एविल का मतलब बुराई, बुरे क्वार्टेट का मतलब 4 का ग्रुप को बोला जाता है। तो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस देखा गया है। सबसे पहला को एक्सटिंक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज एसोसिएटेड विद ईच अदर इन ए ऑब्लिगेटरी वे। मतलब कई बार दो स्पीसीज हैं वो एक साथ इकट्ठी रहती हैं और वहाँ पे को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। जैसे हमने पीछे स्पीसीज इंटरेक्शन में देखा था, कई कई जगह पे एग्जांपल आए थे को इवोल्यूशन के। को इवोल्यूशन क्या होता है, जब जैसे ही दो स्पीसीज एक दूसरे पे बिल्कुल अच्छे ढंग से डिपेंडेंट हैं, तो एक स्पीसीज यदि चेंज होती है तो दूसरी स्पीसीज को भी चेंज होना पड़ता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, एक स्पीसीज यदि खतरे में पड़ जाती है तो दूसरी स्पीसीज ऑटोमेटिकली खतरे में चली जाती है। ओब्लिगेटरी का मतलब है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के साथ ही लाइफ है वो साइकिल है वो अपना पूरा करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे व्हेन ए होस्ट स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स पैरासाइट आल्सो मीट सेम फेट। तो जैसे होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन होता है, जैसे जो पैरासाइट होते हैं परजीवी जो किसी भी प्लांट या एनिमल में रहते हैं, तो यदि वो एनिमल ही खत्म हो जाता है तो पैरासाइट के लिए भी खतरा ऑटोमेटिकली तैयार रहेगा। को इवोल्व्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूटलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबल लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। तो को इवोल्व्ड प्लांट पोलिनेटर का मतलब है कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं जो कुछ स्पेशल प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा ही पोलिनेट होते हैं। जैसे यूका प्लांट होता है और वो जो वास्प होती हैं, तो वो एक दूसरे को ही वो मदद कर सकते हैं और कोई स्पीसीज वहां पे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और यदि वहां पे एक प्लांट की स्पीसीज या फिर वास्प की स्पीसीज खतरे में पड़ जाती है तो प्लांट की स्पीसीज भी खतरे में पड़ेगी। उसके बाद हैं जो ईवल क्वार्टेट हैं, मेन क्वार्टेट ये हैं जो हमने को एक्सटिंक्शन देखे। उसके बाद आगे वाली स्लाइड्स में हम ओवर एक्सप्लोटेशन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन है, इनके बारे में डिटेल देखेंगे। जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो ये क्या कहता है, जिसके अंदर हैबिटेट लॉस मतलब जैसे हम वनों का सफाया करते हैं तो बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो वनों में ही अपना हैबिटेट होता है उनका। और फ्रेगमेंटेशन, यदि हम वनों को बीचों बीच कोई रास्ता बना दें, तो एक वन था पूरा उसके हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए, तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पे लगातार बारिश वगैरह होती रहती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो हैबिटेट लॉस को ही माना जाता है। 14% ऑफ अर्थ लैंड एरिया कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट रिमेन्ड ओनली 6%। जो पहले अर्थ का लगभग 14% एरिया रेन फॉरेस्ट कवर था, आज वो केवल 6% ही रह गया। देख सकते हैं हम कितना कम हो चुके हैं। 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट लॉस्ट विद इन एन हावर। एक घंटे के अंदर लगभग जो 1000 हेक्टेयर है वो खत्म हो जाता है। मतलब जो रेन फॉरेस्ट है उतना एरिया, 1000 हेक्टेयर एरिया बहुत ज्यादा एरिया होता है, एक घंटे में वो खत्म हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ प्लेनेट बोला जाता है, जो हमारे धरती के फेफड़े होते हैं मतलब हवा को साफ करते हैं, इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड। तो इसको बहुत ज्यादा काटा जाता है फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। तो किस किस मकसद के लिए इसको काटा जा रहा है, जो सोयाबीन वगैरह है उसको बढ़ाने, उसके प्रोडक्शन के लिए, और जो उसको ज़्यादा ज़्यादा ग्रास लैंड बनाने के लिए। और ग्रास लैंड ज़्यादा किसके लिए, ताकि जो बीफ कैटल है, बीफ कैटल का मतलब मांस देने वाले जो मवेशी हैं उनको बढ़ाया जा सके, उन पशुओं को बढ़ाया जा सके, उनके लिए अमेजन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कटाई का सामना करना पड़ रहा है। बिसाइड्स टोटल लॉस, डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के अलावा जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैबिटेट हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं, और उनकी वजह से जो कई स्पीसीज है उनका सर्वाइवल भी खतरे में पड़ चुका है। व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, वही बात है, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जब एक बड़ा हैबिटेट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो जो मैमल्स, बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड विद माइग्रेटरी हैबिटेट आर बैडली इफेक्टेड। वो मैमल्स या फिर वो पक्षी जो कि ज़्यादा एरिया में फैल के रहना पसंद करते हैं, तो उनकी टेरिटरीज हैं, वो टेरिटरीज का मतलब उनकी रहने की जो जगह है, रहने का जो एरिया है, तो वो जो ज़्यादा एरिया में रहना पसंद करते हैं, या फिर माइग्रेटरी हैबिट्स का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह आवास करते हैं, प्रवास करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो यदि एक जगह पे मान लो एक जंगल था, उसके बीचों बीच सड़क निकाल दी और सड़क में जालियां लगा दी, जिसकी वजह से क्या है, एक साइड के जो मैमल्स वगैरह हैं वो दूसरी साइड में नहीं जा सकते। बर्ड्स तो फिर भी उड़ के जा सकती हैं,
लेकिन जो हमने वायरिंग वगैरह बिछा दी है जगह जगह पे, तो बर्ड्स को भी उनका बड़ा खतरा रहता है। उसके बाद ओवर एक्सप्लोटेशन, जरूरत से ज्यादा यूज करना किसी भी चीज को। When need turn to greed, जब जरूरत लालच में बदल जाती है, इट लीड टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे हम क्या करते हैं फिर अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जितना यूज की जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा हम यूज करते हैं पैसा कमाने के मकसद से, लालच के मकसद से। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन लास्ट 500 ईयर्स, बहुत सारी स्पीसीज जैसे हमने एग्जांपल देखा था पिछले 500 सालों में खत्म हो चुकी हैं, जैसे स्टिल सी काऊ है, पैसेंजर पीजन है, ड्यू टू एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमंस, ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमंस, मनुष्य के द्वारा ज्यादा हरास की वजह से, मतलब ज्यादा नुकसान की वजह से, ज्यादा यूज करने की वजह से। प्रेजेंटली मैनी मैराइन फिशीज पॉपुलेशन अराउंड वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड एंड एंजरिंग, आज भी बहुत सारी ऐसी खारे पानी की मछलियां हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो हार्वेस्ट मतलब हर साल पकड़ी जाती हैं, और एंडेंजरिंग का मतलब है वो अपने एंडेंजरिंग मतलब डेंजर वाली कंडीशन में चली गई हैं, डेंजर जोन में चली जा गई हैं, जिससे वो जल्दी ही विलुप्त हो सकती हैं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और इससे क्या होता है, कुछ जो कंटिन्यूज एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, मतलब बाहर से कुछ हम ऐसी स्पीसीज ले आते हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, पैसे वाइज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारी नेटिव स्पीसीज है उनको खतरे में डालती जा रही हैं। उसी को हम एलियन स्पीसीज इन्वेंशन भी बोलते हैं, बाहर से किसी स्पीसीज का आ जाना, कुछ तो मकसद के लिए लेके आई जाती हैं, कुछ वैसे ही आ जाती हैं। वैन एलियन का मतलब है बाहर से, एलियन का मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्रह से आएंगी, किसी भी दूसरी जगह से किसी पार्टिकुलर एरिया में यदि हम किसी भी स्पीसीज को अनइंटेंशनली का मतलब है बिना सोचे समझे और डिलिबरेटली काज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजियस स्पीसीज, जिसकी वजह से डिलिबरेटी का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, किसको, इंडेंजियस का मतलब होता है स्थानीय स्पीसीज, स्थानीय प्रजातियों को, नेटिव स्पीसीज को, जो उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, तो उनकी पहले तो संख्या कम करेगी और उसके बाद उनको खत्म करना शुरू कर देती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके, नाइल पिर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ काइकिल्ड फिश। तो जब नाइल पिर्च एक स्पीसीज है, जब उनको लेक, जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है ईस्ट अफ्रीका की, उसके अंदर मतलब बाहर से लेके आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसकी वजह से लगभग 200 स्पीसीज हैं जो काइकिल्ड फिश की मछलियों की प्रजातियां वो खतरे में पड़ गई। कैरेट ग्रास है जैसे पार्थियम है, जो कि इंडिया में काफी देखने को मिलता है, कांग्रेसी ग्रास बोलते हैं इसको, कांग्रेसी घास, तो पार्थियम इसका साइंटिफिक नेम है। लटाना एंड वाटर आइकंथ, तो वाटर आइकंथ जो टेरर ऑफ बंगाल भी हमने डिस्कस किया था, वैसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे टेरर ऑफ बंगाल, जो कि आगे रहेगा जो पॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं जो ग्रास की हैं, इनवेडिव स्पीसीज हैं, जिसने ह्यूज डैमेज टू अवर नेटिव स्पीसीज, जिसकी वजह से जैसे जो पार्थियम है ये माना जाता है कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था इंडिया के अंदर, बाहर से मैक्सिको से जब वीट मंगाई जा रही थी, तो उसके साथ में उनके बीज के साथ में कैरेट ग्रास आ गया था, और जिसकी वजह से ये अब यहाँ पे इसका कोई भी इन्वेंशन, एलियन स्पीसीज इसलिए जो बहुत ज्यादा फैल जाती है क्योंकि उनका नेचुरल प्रीडेटर वहां पे नहीं पाया जाता। नेचुरल प्रीडेटर यदि वहां पे है तो उन स्पीसीज को कंट्रोल करके रखता है, और यदि वहां पे इनका कोई भी प्रीडेटर नहीं है तो ये स्पीसीज अपनी बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ती हैं, जिसकी वजह से नेटिव स्पीसीज है उनके लिए खतरा पैदा कर देती हैं। उनको क्या है, उनको तो कंट्रोल करने वाला है वहां पे कोई, इनको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाती हैं, और जो नेटिव स्पीसीज है उसके साथ में कंपटीशन शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से नेटिव स्पीसीज हैं उनको खाना पानी कम मिलता है, ये ज्यादा खाना पानी लेती रहेंगी। illegal introduction of Africa catfish, Claris garipinus for aquaculture purpose is posing a threat to indigenous catfishes in our rivers। तो जो अफ्रीकन कैटफिश को हमारे इंडिया की नदियों में लेके आया गया किस पर्पज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, मतलब जो भी फिश की जो कल्चरिंग की जाती है, मछलियों को पकड़ा जाता है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी होता है इनका, और फूड पर्पज के लिए भी इनको पकड़ा जाता है। पर्पज इज पोजिंग, पोजिंग का मतलब है काजिंग, टू ए थ्रीट, जिसे खतरा पैदा हो रहा है किसकी, किनको, जो हमारी लोकल कैटफिश हैं उनको हमारी नदियों में ये खत्म करती जा रही हैं, जो अफ्रीकन कैटफिश हैं। तो ये भी इन्वेंशन का ही रीजन है। उसके बाद है जो अलग अलग काज हैं एक्सटिंक्शन के, वो क्या हो सकते हैं, जैसे पुराने टाइम में जो मास एक्सटिंक्शन थे वो एस्ट्रियोड स्ट्राइक माना जाता है, जो कि डायनासोर को
या फिर बहुत सारी स्पीसीज को उन्होंने खत्म कर दिया था। लॉस ऑफ हैबिटेट जैसे हमने देखा है, जैसे कोई प्रेस फायर वगैरह होती है, जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों का जो लॉस, उनका हैबिटेट रहने की जगह वो छीन जाती है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब है बाहर से कोई स्पीसीज हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दी जिसने अपने से एरिया के अंदर आके घुसपैठ शुरू कर दी, और घुसपैठ करने वाला क्या करता है, जितना ज्यादा उसके वो नुकसान पहुंचाता है नेटिव स्पीसीज को। लैक ऑफ फूड, यदि खाना नहीं रहेगा तो उसकी वजह से जो जानवर है वो मर जाएंगे, उनका कंकाल ही रहेगा वहां पे। पोल्यूशन भी क्या करता है, मैराइन पोल्यूशन है, जैसे जो एयर वाटर पोल्यूशन है, वो भी बहुत सारी स्पीसीज को नुकसान पहुंचाता है। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, यदि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है उसकी वजह से होमोजाइगसिटी बढ़ती है, और होमोजाइगसिटी क्या करती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज करती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जब जो रिसेसिव डिजीज होती हैं, रिसेसिव जो जीन्स होते हैं वो होमोजाइगस हो जाते हैं किसके अंदर, जेनेटिक डाइवर्सिटी जहां पे यदि ना हो, उसकी वजह से बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाएंगे। उसके बाद है ह्यूमन प्रेडिएशन, जैसे ह्यूमन है ये शिकार कर रहा है, इसने बहुत ज्यादा जीवों को खत्म किया है। को एक्सटेंशन का मतलब जैसे हमने देखा है कि जैसे ये पोलिनेटर हैं, जो बी हैं, और ये एक स्पेशल प्रकार का प्लांट है, और ये ऐसे दोनों ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि एक साथ ही रहते हैं ये, मतलब ये प्लांट केवल बी के द्वारा ही पोलिनेट हो सकता है, दूसरा कोई भी पोलिनेटर इसको पोलिनेट नहीं कर सकता। जिसकी वजह से क्या होएगा, यदि बी की पॉपुलेशन है खत्म हो जाती है, मधुमक्खी खत्म होगी, तो प्लांट की स्पीसीज भी खत्म हो जाती है। इसी को को एक्सटिंक्शन बोलते हैं, साथ साथ खत्म होना। डिजीज जैसे मेंढक है, मेंढक वगैरह या फिर और भी अलग अलग जीवों में डिजीज हो सकती है, उनकी वजह से वो खत्म हो सकते हैं। बेटर अडेप्टेड कंपटीशन, मतलब यदि कोई ऐसा जीव आ जाता है जो कि अच्छे ढंग से अडेप्टेड है, और उस कंपटीशन की वजह से जो पुराने वाला जीव है वो खतरे में पड़ सकता है। उसके बाद क्लाइमेटिक चेंज, जैसे मैमूथ हैं, बहुत बड़े हाथी होते थे, ये पोलर रीजन में पाए जाते थे, और वहां पे जो क्लाइमेटिक चेंज, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, जिसकी वजह से वो जम गए थे, और आज भी धरती से, मतलब जमी हुई बर्फ से उनको निकाला जाता है। मतलब बहुत बड़े होते थे, मैमूथ बोलते थे इनको। तो अलग अलग एक्सटिंक्शन के कारण है, जिसकी वजह से जो अलग अलग जो हमारा जो जैव संपदा है, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज हैं, वो खतरे में पड़ती जा रही हैं। रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू accumulate this rich biodiversity in the nature. लॉस अकर्स लेस देन 2 centuries। तो इवोल्यूशन को बहुत टाइम लगता है, जैसे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने देखा था, बिलियंस अरबों साल लग जाते हैं, मतलब। और आज जो हम अपना नेचर देख पा रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं, रिच डाइवर्सिटी देख रहे हैं नेचर में, तो इसको इकट्ठा होने में बहुत टाइम लगे है, लेकिन जो इसका खात्मा है वो केवल कुछ ही सदियों में हो गया है, कुछ जैसे 2 सदियों में ही हो चुका है। रीजन ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो क्या कारण है कि हमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। नैरोली का मतलब है, यदि हम छोटे पैमाने पे देखें कि क्या क्या हमको फायदा होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। जैसे बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है ये, एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि मोलिकुलर जेनेटिक और स्पीसीज लेवल पे हम जब डाइवर्सिटी को खोजते हैं, अलग अलग चीजों को खोजते हैं, किसके लिए, अपने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए, अपने फायदे के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स को जब ढूंढते हैं, तो उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर फूड। तो जैसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, जो हम अलग अलग चीजें लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं नेचर से, जैसे जो खाना है, खाने में सरल्स, जो मोटा अनाज है, दालें हैं, फल हैं, वो लेते हैं। फायरवुड जलाने के लिए जो लकड़ी है, फाइबर रेस से लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब है जो इमारती सामान होते हैं, इमारत वगैरह बनाने में। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है जो अलग अलग उद्योगों में काम आने वाला प्रोडक्ट है, जैसे टैनिन है, लुब्रिकेंट है, डाई है, रेजिन्स है, परफ्यूम है, ये इंडस्ट्रीज में बनाए भी जाते हैं और यूज भी ले जाते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, जो हम औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में भी काफी सारा जो प्रोडक्ट है वो किन से लेते हैं, हमारे जो अलग अलग फॉरेस्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी है वहां से। मोर देन 25% ऑफ ड्रग करंटली सोल्ड इन मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड 25,000 species of the planets contribute to traditional medicines used by native peoples। लगभग 25% जो ड्रग्स आज हम मार्केट के अंदर यूज कर रहे हैं पूरे संसार के अंदर, वो कहाँ से, प्लांट से ही डिराइव की गई हैं। और लगभग 25,000 स्पीसीज प्लांट्स की ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल लेवल पे, जो पारंपरिक तौर पे हम दवाइयों के रूप में, जो वैद्य वगैरह होते हैं, कुछ जो गाँव में या फिर पुराने टाइम पे होते थे, तो उनको इनकी नॉलेज होती थी मेडिसिनल प्लांट्स की। नेटिव पीपल्स वही होते हैं जो आसपास के लोग होते हैं, अपने लोकल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि किस बीमारी में कौन सा प्लांट है, उसके प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं।
उसके बाद ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट में क्या जाते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे यदि हम देखें तो मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज, बहुत सारी इसमें सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे अमेजन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जो धरती का वायुमंडल है उसके अंदर 20% जो ऑक्सीजन बनाई जाती है वो अकेले अमेजन फॉरेस्ट ही बनाते हैं, इसलिए उनको लंग्स ऑफ प्लांट बोला जाता है। पोलिनेशन बाय बीज, बम्बल बीज एंड बर्ड्स एंड बैट, जो पोलिनेशन होती है और पोलिनेशन से ही जो सीड बनते हैं उन्हीं को हम खाते हैं, फ्रूट वगैरह बनते हैं, वेजिटेबल्स बनती हैं। तो हम अपने खाने के लिए टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? पोलिनेटर्स पे। अब पोलिनेशन वाले यदि इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं, जैसे एक आइडिया लगाया जाता है कि यदि बी जो मधुमक्खी हैं यदि उनको धरती से खत्म कर दिया जाए तो आने वाले 4 साल में धरती पे कोई भी जीव है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना भी पोलिनेशन किया जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो पोलिनेशन किया जाता है वो बीज के द्वारा किया जाता है। बम्बल बी बड़े होते हैं, बर्ड्स क्या होती हैं? सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, बैट चमगादड़ होता है जो पोलिनेशन करवाता है। एस्थेटिक pleasure of walking through this thick wood, watching spring flowers in the full bloom, or waking up to the bulbul songs in the morning। तो ये ऐसे एक्टिविटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक सुकून देती हैं। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब है, एस्थेटिक वैसे सौंदर्य संबंधी होता है, लेकिन प्लेजर मतलब बहुत ही एक आंतरिक खुशी देती है। क्या? जब हम थिक वुड मतलब गहरे जंगलों में से चल रहे होते हैं तो एक नेचर का जो आभास होता है। वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन द फुल ब्लूम, जब खिले हुए फ्लावर होते हैं वसंत ऋतु में, जब फ्लावर बहुत अच्छे ढंग से खिल जाते हैं, एक सीनरी बन जाती है, तो बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा नज़ारा होता है वो। वेकिंग अप, जो हम सुबह सुबह उठते हैं, जो बुलबुल गीत गाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी पैसे से हम इनको खरीद नहीं सकते हैं, ये नेचर हमको प्रोवाइड करती हैं। तो बड़े पैमाने पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो इकोसिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। फिलोसफिकल और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे यदि हम देखें, एवरी स्पीसीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू। हर एक स्पीसीज है जो धरती के ऊपर अपनी खुद की वैल्यू लिए हुए है, हो सकता है हमको उसका कोई इकोनॉमिक मकसद ना हो, उसका पैसे वाइज हम उसका कोई यूज ना कर पाए। वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो हमारा ये एक फर्ज बनता है, एक नैतिक कर्तव्य है, जो कि क्या करने के लिए, जो हमारी जो हमको जो चीज़ मिली है विरासत में, अपने पेरेंट्स से मिली हैं, अपने दादा परदादा से मिली हैं, जो हमारे को बायोडाइवर्सिटी मिली है, तो उसको हमारा फर्ज बनता है कि हमारी जो पीढ़ियों को भी हम उसी फॉर्म में उसको दें। ये नहीं है कि बस अपने अपने फायदे के लिए उसको नुकसान पहुंचाते रहें, आगे वाली पीढ़ियां पूछे भाई आपने हमारे लिए छोड़ा क्या है। बायोलॉजिकली यदि देखा जाए तो, नेचुरली संपदा के रूप में देखें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा जो वाटर लॉस है वो उसको बचाएं, ज़्यादा जो मिट्टी का प्रदूषण है, जो प्रदूषण जितना पोल्यूशन है उसको कम करते जाएं। तो ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम पीपल्स जो ग्रीड का शिकार हैं, लालच का शिकार हैं, जिनको हम इररिस्पॉन्सिबल पीपल बोल सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितनी बार उनको समझाया जाए। और उन्हीं गिने चुने लोगों की वजह से पूरी जो ह्यूमन प्रजाति है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े खतरे का शिकार होने जा रही है। तो यही चीज़ें यदि हम टाइम रहते इन चीज़ों को समझ पाए तो आने वाले टाइम में जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमको जीवित रखेगी। और यदि हम वही है अपने फायदे के लिए स्पीसीज का नुकसान करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान है हमको भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि टिट फॉर टैट होता ही है, एक्शन की रिएक्शन हर जगह देखने को मिलेगी। उसके बाद है जो यहाँ पे यूटिलिटेरियन की बात करी गई है, जैसे जो फ्लड कंट्रोल है, क्लाइमेट्स रेगुलेशन है, O2 प्रोडक्शन है, CO2 सीक्वेंस्ट्रेशन है, मतलब उसको खत्म करना है, पोलिनेशन है, तो ये ब्रॉडर यूटिलिटेरियन एम में आ जाते हैं। जबकि जो प्रोविजनिंग में क्या जाते हैं, फूड मेडिसिन, तो ये क्या किस में आ जाते हैं, नैरो यूटिलिटेरियन में। और एस्थेटिक है, सॉइल फॉर्मेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, हैबिटेट, फोटोसिंथेसिस है, तो ये स्पोर्टिंग फंक्शन करते हैं। वैसे इनका भी एक मकसद होता है जो कि ब्रॉड यूटिलिटेरियन एम में आ जाते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी है, रिक्रिएशन है और एक्वाडिएशन है, एजुकेशन, तो ये कल्चरल रोल में आ जाते हैं, जो कि हमारा एक नैतिक फर्ज बनता है किसको, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बचाने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि फायदा ही देखना है, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं, इतना सारा हम नेचर को से प्राप्त कर रहे हैं तो वो कल्चरल या फिर स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटजीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या क्या उपाय हैं जिसके दम पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अलग अलग लेवल पे काम करने की जरूरत है, और सारे लेवल पे ही हमको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है,
ये दो प्रकार की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे इन सीटू में। प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, किसी भी जीव को, किसी भी पेड़ को, एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखना, वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। बाय सेविंग एंटायर फॉरेस्ट टाइगर कैन बी सेव्ड, यदि हम पूरे फॉरेस्ट है उसकी चार दीवारी कर दें और उसके अंदर जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो पूरा फॉरेस्ट तो बचेगा ही, साथ में फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो भी हम बचा सकते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में ही। एक्सी2 में ऑफ साइट का मतलब है अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, मतलब हम क्या करते हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड एनिमल्स और प्लांट नीड्स अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बिल्कुल मतलब खतरे के, बिल्कुल जिनको खत्म होने का बिल्कुल खतरा है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके हैबिटेट में भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो और किसी भी, मान लो किसी भी स्पीसीज के मेंबर ही 4-5 बचे हुए हैं, तो यदि किसी दूसरे जीव का शिकार में वो आ जाते हैं, यदि कोई जीव उनको शिकार करके खा जाता है या फिर उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। इसलिए उनको क्या किया जाता है, फिर उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम ह्यूमन केयर में रखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट ऑन दियर पार्ट्स आर प्रोटेक्टेड अवे दियर नेचुरल हैबिटेट, तो एनिमल प्लांट्स या फिर उनके कुछ पार्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट जैसे सीड वगैरह होते हैं, जर्म प्लाज्म वगैरह होते हैं, उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से लेके आते हैं और ह्यूमन केयर में रखते हैं। तो देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसमें प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो सेंचुरी छोटे लेवल पे होती हैं, नेशनल पार्क थोड़े बड़े लेवल पे हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़े एरिया होता है। शुरुआत में किसी भी जगह को जब संरक्षित किया जाता है उसको सेंचुरी दिया जाता है नाम, उसके बाद जब थोड़ा सा एरिया और कवर कर देता है तो वो नेशनल पार्क बन जाता है और जब नेशनल पार्क का एरिया काफी बढ़ जाता है तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये अलग अलग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पे भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व दोनों जगह में देखने को मिल सकते हैं। वैसे इन सिटू कंजर्वेशन दोनों जगह पे किया जा सकता है। जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी साइट से लेके बाहर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है और फील्ड जीन बैंक्स हैं। तो सीड बैंक क्या होते हैं, अलग अलग जीवों के सीड हैं यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में मतलब हम अलग अलग गैमेट्स वगैरह हैं, जाइगोट वगैरह हैं, उनको ठंड में रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है इसमें। फील्ड जीन बैंक्स का अंदर है कि कुछ जीन बैंक होते हैं जिनके अंदर हम अलग अलग जो फील्ड के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनके जीन्स को स्टोर करके रखा जाता है। एक्स2 में और क्या जाता है, अर्ब्यूरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, तो अलग अलग आ जाते हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, जिसमें अलग अलग प्लांट्स को रखा जाता है जो कि लोकेलिटी में नहीं पाए जाते। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जिनको हम जू बोलते हैं, चिड़ियाघर, और वो क्या करते हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं जो कि लोकेलिटी में नहीं मिलते तो उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्वेरिया, एक्वेरियम को बोलते हैं जो कि ये अलग अलग जो फिशीज वगैरह होती हैं उनको बचा के रखता है। और इसी तरीके से जो अर्बोरेटा है ये भी एक्सी2 एनिमल में आ जाता है, एक्सी2 कंजर्वेशन में, जिसके अंदर जो अलग अलग जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनको बचाया जाता है इसके अंदर। तो ये एक जर्नल साइंस में बोटेनिकल कलेक्शन होता है। बोटेनिकल कलेक्शन मतलब अलग अलग बोटेनिकल प्लांट्स को हम इसमें इकट्ठे करते हैं, आर्बोरेटियम बोलते हैं इसको। तो इनका काम क्या रहता है, मेनली प्रोटेक्शन का ही रहता है। सैक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन, तो सैक्रेड प्लांट कुछ पवित्र पौधे होते हैं जैसे तुलसी, पीपल, इनको बचाया जाता है। और होम गार्डन में जो अलग अलग जैसे बाग हम घर में लगा देते हैं कुछ, तो उनके अंदर भी हम अलग अलग प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो ये आते हैं एक्स2 कंजर्वेशन में। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इन सिटू कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म, तो ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पीसीज रिचनेस मतलब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, और वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म का मतलब है वहाँ पे लोकल स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वो स्पीसीज किसी दूसरी जगह में नहीं मिलेंगी। तो एंडमिक स्पीसीज क्या होती हैं, वो स्पीसीज जो कि कॉन्फाइंड का मतलब लिमिटेड होती हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, उसके बगैर वो कहीं पे भी दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर आइडेंटिफाइड बट सीक्वेंसली 9 मोर हैव बीन एडेड टू लिस्ट, तो 34 हो गए हैं। शुरुआत में हमने
जो अलग अलग हॉटस्पॉट हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 25 पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद में 9 को भी इसके अंदर ऐड किया गया है, तो 34 हॉटस्पॉट अभी तक माने गए हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हार्बर एक्सट्रीमली हाई नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनका वो पालन पोषण करते हैं, उनको लिए होते हैं। सो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हॉटस्पॉट्स की, जिससे क्या हो सकता है इनके जो जो मास एक्सटिंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका जो नुकसान है उसको 30% तक कम किया जा सकता है यदि इनकी प्रोटेक्शन की जाए। अलग अलग जो स्पीसीज का जो नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। 3 हॉटस्पॉट ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस आर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। तो ये एशिया के अंदर कुछ हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस का सामना कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नुकसान है बायोडाइवर्सिटी को पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद है इन सिटू कंजर्वेशन में हम पिक देख सकते हैं, जैसे किसी भी हम नेशनल पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो डियर वगैरह मिलती हैं, और जैसे ये राइनोसोर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, एलिफेंट हैं, और जैसे यहाँ पे नाम दे रखे हैं एक क्रोन्स्की नेचुरल रिजर्व, रसिया के अंदर है ये। इसके अंदर क्या है कि कोई जीवों को वहाँ से उठा के किसी दूसरी जगह नहीं लेके जाता, तो नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखते हैं। और इसी प्रकार से एक स्पोनियोकोप नेचर रिजर्व है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ही है ये, जो साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो यहाँ पे मतलब ऑन साइट प्रोटेक्शन की जाती है अलग अलग एनिमल प्लांट्स की। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, क्या सिनेरियो है इंडिया के अंदर, कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड, मतलब जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो उन रीजन्स को बहुत ही अच्छे ढंग से लीगली का मतलब है कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है। और जो हमने अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, तो नाम भी हम देखेंगे एक स्लाइड में कितने हैं इनके अलग अलग। 104 नेशनल पार्क है जो प्रेजेंट सिनेरियो है, और 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा नंबर में है क्योंकि ये कम स्पेस में मिल जाती हैं, उससे थोड़े ज़्यादा स्पेस में नेशनल पार्क होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पेस में बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। काम सबका एक ही है, एनिमल्स या प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में बचा के रखना। सेक्रेड ग्रुप्स भी ऐसे ही है इंडिया के अंदर, जो क्या है कुछ ऐसे रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशनल एम्फेसाइज्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, कुछ पारंपरिक और कुछ धार्मिक लोग जो कल्चर हैं वो क्या करते हैं, नेचर की प्रोटेक्शन करते हैं। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक ऑफ द फॉरेस्ट वर सेट असाइड, मतलब रास्ता है जो जंगलों में एक साइड में बनाया जाता है ताकि ज्यादा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का वो कारण ना बने। एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, और वहाँ पे जितना भी ट्री हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, उनको बचाया जाता है और टोटली उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनको मतलब पालना की जाती है, उनको टाइम टू टाइम संभाला जाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे सेक्रेड ग्रुप्स के इंडिया के अंदर खासी एंड जेंटिया हिल्स इन मेघालय, मेघालय के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियाँ, वहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स मिलते हैं, मतलब पवित्र जगह माना जाता है इनको, मतलब इनको नुकसान पहुंचाना भी, मतलब नुकसान क्या पहुंचाने की तो वो सोच भी नहीं सकते जो लोकल पीपल होते हैं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ऐसे ही राजस्थान में जो अरावली हिल्स हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि पूरे राजस्थान को बीचों बीच डिवाइड करती हैं, और माना जाता है कि इसी की वजह से जो राजस्थान है वो वहाँ पे मानसून है वो टकरा के वापस चला जाता है। तो आधे राजस्थान में तो बारिश होती है, आधा राजस्थान बिल्कुल रेतीला है। तो ये अरावली हिल्स भी सेक्रेड ग्रुप्स मानी जाती हैं कई जगह पे। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, जो पश्चिमी घाट हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है सरगुजा, चंडा और बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, तो अलग अलग एरिया हैं फॉरेस्ट के, वो भी सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। लास्ट रिफ्यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स इन मेघालय, मेघालय के अंदर भी कुछ रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब है कुछ रहने लायक जगह बची हुई है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसी जगह बना रखी हैं जो कि मेघालय के अंदर एक लास्ट जगह बची हुई है कुछ पार्टिकुलर प्लांट्स की और एनिमल्स की, मतलब जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। तो ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं जो कि लोकल पीपल के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। उसके बाद है जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, वो हम यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग, जो 18 है, पहले 13 थे, उसके बाद 5 को न्यूली एडिड किया गया है। मैप में भी इनकी जगह जगह जो जगह जहाँ जहाँ पे जिस जिस स्टेट में ही है वो रिप्रेजेंट किया गया है।
तो बायोस्फीयर रिजर्व ही कम संख्या में है, उन्हीं को हम याद रख सकते हैं वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे नेशनल पार्क को भी याद कर सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है इकट्ठा, तो मेन है वो हम याद रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है एक्स सिटू कंजर्वेशन। थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्लांट या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से मतलब बाहर निकाला जाता है, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। और ऐसी जगह पे उनको सेट किया जाता है, उनको रखा जाता है जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन एंड स्पेशल केयर मतलब एक स्पेशल विशेष प्रकार की देखभाल उनकी की जाती है। जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बोटेनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं, तो ये ऐसे ही प्रोटेक्टेड रीजन होते हैं जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट में से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अब वो केवल जूलॉजिकल पार्क मतलब चिड़ियाघर में ही देखने को मिलते हैं। गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वाइएबल एंड फर्टाइल कंडीशन यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनते हैं सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कुछ थ्रेटन्ड स्पीसीज जो खतरे की कगार पे पहुंची गई हैं, मतलब जो खत्म होने के बिल्कुल नज़दीक हैं, उन स्पीसीज के गैमेट्स को हमने क्या किया है, वाइएबल मतलब उनकी एक्टिव फॉर्म में, मतलब वो आगे काम कर सकते हैं, फर्टाइल का मतलब आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमने उनको बचा के रखा हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज की जाती है, टेम्परेचर -196 बोल सकते हैं, 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस में उनको जमा के रखा जाता है। Eggs can be fertilized in vitro and plant can be propagated using tissue culture method। तो जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इन गैमेट्स की मदद से जो एग हैं उनको फर्टिलाइज कर सकते हैं लैब में और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। और जो प्लांट्स हैं उनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। प्रोपेगेट मतलब अलग अलग प्लांट पार्ट से अलग अलग टिश्यू कल्चर है, जैसे टिश्यू होता है, टिश्यू को हम बढ़ा के प्लांटलेट्स वगैरह बना सकते हैं, और जिस प्लांटलेट्स को फिर मिट्टी में उगा के एक नया प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for long period in seed banks। तो सीड बैंक्स होते हैं, उनके अंदर जो अलग अलग सीड होते हैं, अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन का मतलब अलग अलग किस्मों के जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं, उनके खासकर उनको हम लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड के लिए सीड बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो पिक है एक्स सिटू कंजर्वेशन में, जैसे पार्क वगैरह होते हैं, जूलॉजिकल पार्क या फिर ब्रीडिंग कुछ केंद्र होते हैं, ब्रीडिंग प्लेसेज। कैपेटिव ब्रीडिंग का मतलब है यहाँ पे जो ह्यूमन केयर के अंदर ये ब्रीडिंग वगैरह है, अलग अलग, जैसे एक तो नेचुरल वे में ब्रीडिंग करते हैं राइनोसोर्स, एक इनकी ब्रीडिंग एनिमल ये ह्यूमंस की देखरेख में की जाती है, जैसे ग्रेट प्लेन्स जू अमेरिका के अंदर है ये। बोटेनिकल गार्डन है जो कि क्रिस्टन बोस साउथ अफ्रीका का है ये, जिसके अंदर अलग अलग जो प्लांट की स्पीसीज हैं बाहर से लेके वहाँ पे क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। उसके बाद सीड बैंक होते हैं, खासकर इनको कहाँ पे बनाया जाता है, बर्फीली जगहों पे, जैसे कि ये स्वेल्डबोर्ड नॉर्वे के अंदर है, जो कि अलग अलग टाइप के सीड्स वगैरह को ठंडी कंडीशंस में बचा के रखा जाता है ताकि उनका फ्यूचर में यूज किया जा सके। उसके बाद है अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट। तो अर्थ समिट का मतलब एक अलग अलग जो सम्मेलन वगैरह किए जाते हैं, दो नाम से सम्मेलन हुए हैं। पहला हम अर्थ समिट देखेंगे, हिस्टोरिक कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन, जहाँ पे अलग अलग देशों को इकट्ठा किया जाता है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में सोच विचार करने के लिए जो एक सम्मेलन किया गया था जिसका नाम था अर्थ समिट, और ये रियो डी जेनेरियो में 1992 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। और इनके अंदर क्या कहा गया था, सभी देशों को कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सभी देशों को बोला गया था कि वे अपने अपनी जो बायोलॉजिकल जो वेल्थ है, जो जैव संपदा है, अलग अलग जीव जंतु हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाया जाए, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। और जो भी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब है, तभी हम इसका आने वाली पीढ़ियों के लिए इस्तेमाल करने लायक इनको छोड़ पाएंगे, इनके जो इस्तेमाल हैं, उनके जो फायदे हैं वो लंबे टाइम तक ले पाएंगे यदि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, तो वर्ल्ड समिट एक अलग नाम दिया गया ऐसे ही सम्मेलन को, जो कि 2002 में जोनासबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंदर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेज्ड दियर कमिटीज कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010। तो एक कमिटमेंट वहाँ पे लिया गया, एक दृढ़ निश्चय लिया गया कि 2010 तक क्या करना है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल।
तो जो लोकल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे, अलग अलग क्षेत्र के लेवल पे, और या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो उसको बहुत एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन का मतलब है एक अच्छा खासा हम रिडक्शन, मतलब एक अच्छी खासी वो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसकी दर को हम कम करेंगे। कब तक? 2010 तक। तो 190 देशों ने वहाँ पे कमिटमेंट लिया था। तो ये है कि वैसे जो अलग अलग जगह पे वर्ल्ड के अलग अलग सम्मेलन वगैरह चलते रहते हैं, लोकल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, तो कुछ कारगर होते हैं और कई तो ऐसे बस कुछ पब्लिसिटी के लिए भी किए जाते हैं। तो यदि हम अच्छे ढंग से सीरियस होकर इन चीज़ों पे सोचें, तभी जाके एक हर एक इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी समझे, तो तभी इस चीज़ को अच्छे ढंग से हम पूरे अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर सकते हैं।